Dear students, I welcome you all to the second semester of your BSc program, and I am your chemistry teacher, Dr. Mumina. Most probably we haven't met yet. No, actually we haven't met yet because of this pandemic, but then this is how it is. We have to make the most of this time, and we will together try our best to learn things. So I wish you a happy learning. So in your second semester, your syllabus has been divided into 4 units. The first 2 units are inorganic chemistry, वो जावेद सर ले लेंगे. The last 2 units are physical chemistry, वो मैं ले लूँगी. तो physical chemistry में आपको thermodynamics पढ़ना है और photochemistry पढ़ना है. तो thermodynamics जो है वो थोड़ा सा conceptual है, और जो photochemistry है वो more or less theoretical ही है. तो priority हम देंगे इसीलिए thermodynamics को. Thermodynamics हम पहले start करेंगे. So thermodynamics. We will start with thermodynamics. Thermodynamics आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा. 11th 12th में भी आपने thermodynamics पढ़ा होगा. Okay. So thermodynamics. Thermo means heat. And dynamics means motion. Okay, so what does the term suggest? The change in heat, not only motion. Actually ये जब पहले कोई term coin होती है, फिर जो topic है वो इसी को restrict, इसी के around नहीं घूमता है. It then broadens out. So here it only does not imply the change of heat when it moves. Here it implies any change. Heat is a form of energy. Okay, so thermodynamics actually implies any change in energy. Change in energy, whenever some process occurs, what are the changes in energy that happen, and what are the things related to it? This is all included in thermodynamics. अब जब आप लोग thermodynamics पढ़ते हो, स्कूल में भी पढ़ा होगा, what are the terms that come to your mind? There are many daunting terms that come to your mind, many daunting mathematical relations that come to your mind. तो जिनसे हमको लगता है ये पता नहीं क्या daunting सा concept है. For example, what are the things that come to your mind? First of all, when you read thermodynamics, there are many terms that come to your mind. Like आपको याद आता है, आपने पढ़ा होगा enthalpy, entropy, है ना? पढ़ा होगा ना? Internal energy, ऐसी चीजें पढ़ी होगी. फिर आपने बड़ी equations पढ़ी होगी. Relation between enthalpy and entropy, relation between enthalpy and internal energy. फिर heat and work पढ़ा होगा. फिर उनकी relations आपस में. फिर laws of thermodynamics. तो ये सारा mix-up हो जाता है. हम क्या करेंगे, हम सारी terms को एक एक करके लेंगे. उसके बाद इन terms के बीच में क्या relation है वो भी देखेंगे. और साथ साथ हम ये भी, जब तक हम किसी चीज़ को फिजिकली रिलेट नहीं करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने आसपास के साथ, एग्जांपल्स के साथ, हमको समझना मुश्किल होता है. हम इन टर्म्स को जब रिलेट करेंगे आपस में, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने ये रिलेशंस क्यों पढ़ी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जिससे आपको याद रह जाएगा कि इनकी आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके लॉज को भी पढ़ेंगे. तो दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, नथिंग टू वरी. ये जो ऐसे डॉन्टिंग लगता है ना, हौच पौच हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, हम इनको रिलेट करेंगे टू एग्जाम्पल्स. उससे आपको याद रह जाएगा कि है क्या ये, एक्चुअल में है क्या thermodynamics. बट बिफोर ऑल दैट, ओके, बिफोर वी एक्चुअली गो टू thermodynamics पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ब्रश अप करेंगे बैकग्राउंड टर्म्स को थर्मोडायनामिक्स की. बैकग्राउंड टर्म्स का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक विल गेट यूज्ड टू थर्मोडायनामिक लैंग्वेज. हम समझेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच हम देखते हैं तो हमको पहले ही पता होना चाहिए ना, सिक्सर क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, नो बॉल क्या होती है, फ्री हिट क्या होती है. ये टर्म्स जब हमको पता होती है तभी हमको समझ में आता है जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना. अगर हमको टर्म्स, बेसिक टर्म्स किसी चीज की नहीं पता होंगे, उसको समझना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए पहले वी विल गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक टर्म, बैकग्राउंड टर्म्स कि ये होती क्या है, जो बार बार यूज होंगी आगे चैप्टर में, वो बार बार यूज होंगी. ये ऐसे है, ये ऐसे है, आइसोलेटेड, ये सब चीजें. तो ये हम पहले जब हमको पता होंगे, हमको मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर आगे समझना. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद
thermodynamic terms. So first of all, we'll start with the terms, basic terms of thermodynamics, okay? First of all, what do you mean by system and surroundings? System and surroundings, okay? बार बार हम thermodynamics में आपने पढ़ा भी होगा, अभी तक हम बोलते हैं system. In the system, temperature of the system is constant, pressure of the system is changing. है system. What does this system mean? System क्या होता है? जो भी चीज under study है, जो भी हमारा पोर्शन है which is under study is called as system. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त हमारा सिस्टम है ये वेसल, इसको हमने रखा है हीट पे, तो दिस इज सिस्टम, ओके, एंड वट एवर इज अराउंड इट, द होल यूनिवर्स अराउंड दिस पोर्शन ऑफ स्टडी, होल यूनिवर्स अराउंड दिस पोर्शन ऑफ स्टडी इज द सराउंडिंग्स. बट वी पुट अ लिमिटेशन, थोड़ा सा हम, क्योंकि अगर हम होल यूनिवर्स बोलेंगे सराउंडिंग्स तो एक्चुअल में स्टडी करना इनका आपस में रिलेशन, क्योंकि हमको क्या देखना है, रिलेशन है ना, चेंज हमने पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स होता है चेंज, जो हम चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, है ना. तो अगर हम पूरे यूनिवर्स को सराउंडिंग मानेंगे तो द स्टडी विल बिकम डिफिकल्ट एंड इट विल बिकम इरेलेवेंट. इसीलिए हम सराउंडिंग्स पे थोड़ा सा लिमिटेशन डालते हैं. हम कहते हैं जो पोर्शन अंडर स्टडी है वो सिस्टम है, और इसके अलावा वो पोर्शन विच माइट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स. ओके, दैट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच माइट बी एबल टू एक्सचेंज energy or matter with the system is called as surroundings. So what is system? System is the portion under study, and what is surroundings? That portion of the universe, rest of the portion from the system which might be able to exchange energy or matter with this system is called as surroundings. Okay, so this is system and surroundings. So whenever we now use these terms in the lesson, you will be able to understand what's going on. Then after system and surroundings, what do you mean by, the next topic is different types of systems, है ना. आपने पढ़ा होगा, बीच में आता है आइसोलेटेड सिस्टम, बीच में आता है दिस इज अ क्लोज सिस्टम, दिस इज एन ओपन सिस्टम. व्हाट डू दे मीन? होता क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना. ओपन सिस्टम होता है, एज द टर्म सजेस्ट, सिंपल, जो हम, क्योंकि हमने सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या बोला, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना. एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, मास भी एक्सचेंज होता है, बेसिकली देयर इज एन एक्सचेंज. ओके, in an open system there is exchange of energy as well as mass between system and surrounding. Okay, system and surrounding, you understand. When there is an exchange of energy and mass, both energy and mass between system and surrounding, you call it an open system. It's open to exchange energy and mass. Okay, फिर थोड़ी सी restriction लग जाती है. Closed system में there is only an exchange of energy but there is no exchange of mass. Mass exchange नहीं होता है इसमें, अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, अब पहले आप डेफिनेशन समझो. मास नहीं एक्सचेंज होता है क्लोज सिस्टम में, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है. फिर आइसोलेटेड सिस्टम बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, ना एनर्जी और ना मास. So open system is a system which will exchange both energy and mass. It's open to exchange. Okay, then closed system is closed to exchange of mass but it exchanges energy. There is an exchange of energy between system and surroundings. An isolated system will neither exchange energy nor exchange mass with the surroundings. Okay, example, for example, हमारे जो कुकर्स होते हैं ना, प्रेशर कुकर, उसको अगर हम रखेंगे हीट पे, स्टोव मतलब हीट, कोई भी हीट इन एनी फॉर्म, हाँ, इलेक्ट्रिक फॉर्म या ये वाली हीट, कोई भी हीट स्टोव पे आप रखोगे, अब प्रेशर कुकर. ओके, how do you draw pressure cooker? Okay, this is your pressure cooker. Okay, स्टोव पे अगर हम प्रेशर कुकर रखेंगे तो इस वक्त ये क्या एक्सचेंज कर रहा है, ये इसको हम हीट दे रहे हैं, हीट जा रही है सिस्टम के अंदर, यानी ये हीट ले रहा है, यानी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. उसके बाद अभी इसके अंदर से, इसके इर्द गिर्द से ओपनिंग्स भी है, इसके यहाँ से स्टीम भी निकल रही होगी थोड़ी थोड़ी,
निकल रही होगी स्टीम प्रेशर कुकर के यहाँ से, नहीं। तो दिस इज एक्सचेंजिंग एनर्जी, बट सिंस अभी विसल ब्लो नहीं हुई है, विसल बंद है, पूरा सिस्टम बंद है, मतलब आइडियली तो बंद नहीं होता है, बट इट्स क्लोज, 99% इट्स क्लोज। सो यहाँ से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कुकर बिल्कुल बंद है, इसको सिर्फ मिल रही है हीट। मतलब ये इस एक्सचेंज का मतलब हुआ देना भी और लेना भी, ये हीट ले रहा है वहां से, ठीक है। तो इट्स एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सिस्टम। यहाँ पे हमारा सराउंडिंग, सॉरी सिस्टम हमारे यहाँ पे है कुकर, ओके, our system is the cooker, so it's taking energy from the surroundings, so there is an exchange of energy between system and surroundings. But is there any exchange of mass? No, there is no exchange of mass. Why? Because it's closed, अभी whistle blow नहीं हुई है, कुकर में से तब तक steam नहीं निकलती है जब तक whistle blow नहीं होगी, तो it's closed for exchange of mass. So therefore this pressure cooker on an external source of energy is an example of open system. Okay, it's an example of closed system because it exchanges only energy. Now अब जब ये whistle blow होगी, okay, this whistle will blow, steam will start coming out. When steam will start coming out, this cooker is exchanging energy as well as mass, क्योंकि अब steam निकल रही है ना, गैस, water in the form of gas निकल रहा है, so there is an exchange of energy as well as mass. So this pressure cooker on a external source of energy whose whistle is blowing so that it allows the mass to come out is an example of open system. Okay, this is an example of open system. अब अगर कोई ऐसा vessel हो जो बिल्कुल rigid हो, बाहर से कोई source of energy नहीं है, कोई exchange of mass नहीं हो रहा है, totally closed rigid system kept isolated without any external source of energy, that is an example of isolated system. Okay, so this is open system, closed system and isolated system. So it's very easy to remember. आपको याद रखना है open system में सब कुछ exchange होता है, energy भी और mass भी, closed में सिर्फ energy exchange होती है, और isolated में नहीं, isolate किया हुआ है, इससे कुछ भी exchange नहीं हो रहा है. Okay, fine. Then the next is concept is state function and path function. State function and path function. What's the state function and what's the path function? कोई भी physical property, ठीक है, physical property जो होगी, कोई भी physical property that depends on the initial and final state of the system. Okay, any property, physical property which depends on the initial and final state of the system is called as state function. वो क्या होता है मैं अभी समझाऊंगी. And path function is any physical property that does not depend on the initial and final state only, but it depends on the path followed. It depends on the path followed to attain any particular state. Okay, what does that mean? For example, examples हम बोलेंगे. State function की example है. State function की example है. Let's say energy. स्टेट फंक्शन की एग्जाम्पल है एनर्जी, ओके, और पाथ फंक्शन की एग्जाम्पल है वर्क. ठीक है, पाथ फंक्शन की एग्जाम्पल है वर्क. अब कैसे एनर्जी कैसे है स्टेट फंक्शन, पाथ ये सॉरी वर्क कैसे है पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन आपको मैंने बोला कि जो स्टेट फंक्शन होती है, जो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. एक बार फिर से, ओके. और पाथ फंक्शन जो है वो जो है वो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है. इट डिपेंड्स ऑन द पाथ इट फॉलोज टू अटेन दैट फाइनल स्टेट. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगी. ये समझो आप एक बिल्डिंग के 2 स्टोरीज हैं. ओके, स्टोरी 1 स्टोरी 2, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है. अब इस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाना है. ठीक है, एक बंदा है कोई,
उसको जाना है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। अगर ये पर्सन इसको अगर यहां जाना है तो इसको जाने के लिए दो रास्ते हैं। द फर्स्ट वे इज ये सीढ़ी से जाएगा, ठीक है। द अदर वे इज कि ये लिफ्ट से जाएगा, ठीक है, लिफ्ट से जाएगा। तो अब जब ये बंदा स्टेयर्स से जाएगा और जब ये बंदा लिफ्ट से जाएगा तो डिफरेंट पाथ्स फॉलो होंगे ना। जब ये यहाँ पर था, जब ये ग्राउंड फ्लोर पे है, अभी ग्राउंड पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज हिज पोटेंशियल एनर्जी? ऑन द ग्राउंड फ्लोर हिज पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, mass into g, acceleration due to gravity into height. So technically his potential energy here is 0. अब जब ये चढ़ेगा इन स्टेयर्स से, ठीक है, पहुंचा यहाँ पर, ठीक, जब ये यहाँ पर पहुंचा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? m, मास तो चेंज नहीं होता है, g तो चेंज नहीं होता है, हाइट चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेट सपोज इट इज 0, और यहाँ पे जब ये पहुंचा लेट सपोज इट इज 10 किलो जूल, ठीक, ये है इसकी एनर्जी। अब अगर यही बंदा इस लिफ्ट को फॉलो करेगा, ठीक है, ये लिफ्ट से जाएगा ऊपर, तो जब ये लिफ्ट से अभी जब इसको जाने से पहले इसकी एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब जब ये लिफ्ट से ऊपर जाएगा तब ये यहाँ पहुंचेगा, तब इसकी एनर्जी कितनी होगी? वही mgh, कोई चेंज थोड़ी ना होगा। मास इंटू जी इंटू हाइट तो सेम है ना, देखो, चाहे ये लिफ्ट से चढ़े या चाहे ये सीढ़ियों से चढ़े, हाइट तो इसकी सेम है, तो फिर से वही होगा mgh डैश। तो दैट मीन्स जो एनर्जी है ये क्या हुई? स्टेट फंक्शन, क्योंकि चाहे ये सीढ़ियों से चढ़ा तब भी इसकी एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड, वो फिर भी उतनी ही रही mgh डैश, और अगर ये लिफ्ट से चढ़ा तब भी इसकी एनर्जी कितनी रही? mgh डैश। तो एनर्जी इज देयर फॉर अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो किससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड हुई? इसकी स्टेट पे, क्योंकि यहाँ पर जब ये था इनिशियल स्टेट में इसकी एनर्जी 0 थी, जब ये इस फाइनल स्टेट में आया इसकी एनर्जी 10 किलो जूल हो गई। वो इस पे डिपेंड नहीं हुआ, चाहे ये सीढ़ी से ऊपर आया या चाहे ये लिफ्ट से ऊपर आया, ठीक है, इसने जो हाइट अटेन की उस पे डिपेंड की पोटेंशियल एनर्जी। So but energy is there for a state function because it did not depend on the path that this person followed, whether it was the stairs or whether it was the lift. Okay, तो it is a state function. ये डिपेंड किया किस पे? हाइट पे, वो चाहे इसने सीढ़ियों से पार किया रास्ता या लिफ्ट से। अब देखो वर्क जो है, जब ये बंदा सीढ़ियों से चढ़ा, ठीक है, तब इसने कुछ सपोज द वर्क डन वाज W1, जब ये बंदा स्टेयर्स से चढ़ा, स्टेयर्स। अब ये बंदा जब लिफ्ट से चढ़ा, द वर्क डन इज W2, ठीक है। लिफ्ट से इसको ऑब्वियसली काम कितना पड़ा? कम पड़ा ना, मेहनत कम पड़ी ना, तो इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय यूजिंग स्टेयर्स इज लेस देन वर्क डन बाय यूजिंग लिफ्ट। सो वर्क डन किस पे डिपेंड हुआ? वर्क डन डिपेंडेड ऑन द, पहुंचा तो ये फिर से वहां ही, जब ये यहाँ सीढ़ियों से चढ़ा फिर वहां ही पहुंचा, लिफ्ट से चढ़ा वहीं पहुंचा, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रही, मगर फिर भी वर्क डन डिपेंडेड ऑन द पाथ फॉलोड, क्योंकि जब ये सीढ़ियों से चढ़ा इसको ज्यादा काम करना पड़ा, जब ये लिफ्ट से चढ़ा इसको कम काम करना पड़ा। दैट मीन्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड टू अटेन अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज व्हाई वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अब आपको समझ आया एनर्जी क्यों है स्टेट फंक्शन और वर्क क्यों है पाथ फंक्शन, ठीक है। ओके, अब आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए, स्टेट फंक्शन वो होता है जिसमें वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, एंड पाथ फंक्शन इज दैट फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड टू अटेन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो इसी से रिलेटेड हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। Exact and inexact differentials. Okay, differentials. So what are exact differentials? मैंने आपको अभी बोला कि जो स्टेट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो अब समझो हमारा ये कोई सिस्टम है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं यहाँ से,
एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे रहा है और इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. एंड लेट द स्मॉल चेंज इन एनर्जी जो हर स्टेप पे बढ़ती है, लेट इट बी डी. ठीक है, चेंज इन एनर्जी डी ई. तो जब इसकी एनर्जी चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, इफ वी इंटीग्रेट दिस डी ई, चेंज इन स्मॉल चेंज इन एनर्जी, अगर इसकी इनिशियल एनर्जी E1 थी और फाइनली चेंज होते 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 डी ई होते होते फाइनली इसकी एनर्जी बन गई E2. ठीक है, तो बिटवीन, अगर हम इस डी को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन E1 टू E2, व्हाट वुड दिस बी इक्वल टू? आई टोल्ड यू द स्टेट फंक्शंस दे डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. तो इसकी इनिशियल अगर E1 थी और फाइनल अब E2 हो गई, तो व्हाट वुड बी द चेंज इन एनर्जी, व्हाट वुड बी द फाइनल इंटीग्रल ऑफ डी? It would be E2 minus E1 obviously, है ना? Change in energy would be final minus initial. That this is called an exact differential. यानी exact differential क्या होता है? जिसका integral between proper limits होता है final minus initial. Okay? Exact differential is a differential whose integral between proper limits क्या होती है? Initial and final limit gives us the difference between initial and final and initial limit. Okay, it's called an exact differential. Why is it an exact differential? Because the value of the quantity, the value of the physical quantity only depends on the initial and the final state. Okay, so now what's an inexact differential? For example, inexact differential में हम फिर से लेंगे वर्क की एग्जांपल. ठीक है, अब जो इसमें चेंज इन स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे बिटवीन W1 टू W2, विल इट बी इक्वल टू W2 माइनस W1? इट विल नॉट, क्योंकि जो ये स्मॉल चेंज इन वर्क, स्मॉल चेंज इन वर्क, स्मॉल चेंज इन वर्क, जो ये W1 से W2 बन गया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ कि ये कैसे चेंज हुआ. छोटा सा dW, फिर एक और dW, उस पर डिपेंड करेगा. देयरफॉर इट विल नॉट बी इक्वल टू W2 minus W1. Okay, so this is called an inexact differential. That means if you integrate the differential of a path function, it will give you an inexact differential. Okay, the integral of a path function is an inexact differential because it's not equal to the difference between final and initial state. This is called an inexact differential. This is exact. So the differentials of state functions are exact differentials and differentials of path functions are inexact differentials. Okay, you have to remember this for the rest of the lesson. Now there's one more thing. What if we integrate this dE? This is called a cyclic integral. What is a cyclic integral? Cyclic integral is going from E1 to E2 and then coming back to E1. मतलब वापस initial state पे आना, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाना, फिर फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट पे आना, साइकिल फॉलो करना. तो ये डीई किसके बराबर होगा? ये होगा 0 के बराबर. ठीक है, बिकॉज E2 माइनस E1. ठीक है, फिर वापस, समझ में आया, वापस अपनी ही स्टेट. तो ओवरऑल द चेंज विल बी 0. इट विल बी 0 बिकॉज इट विल ओनली डिपेंड ऑन द स्टेट्स अटेन्ड. यहाँ से पहले यहाँ गया था, फिर यहाँ से यहाँ कैसे गया था, कहाँ से गया था, इट विल नॉट डिपेंड ऑन दैट पाथ. इट विल ओनली डिपेंड ऑन कि यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ आया, तो फाइनली वापस आया, तो द चेंज विल बी 0. सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज 0. Always remember this. Integral of a state function is an exact differential, and the cyclic integral of a state function is equal to 0.